हेलो गुड मॉर्निंग जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों से। झारखंड वासियों को अभी नहीं मिलेगी बारिश से राहत, अगले 4 दिन तक बारिश। 29 जून को बारिश का ऑरेंज अलर्ट। तो झारखंड में आगामी 4 दिन तक बारिश का पूर्व अनुमान जारी किया गया है। वह पिछले 24 घंटे के दौरान झारखंड के करीब करीब सभी क्षेत्रों में हल्के से लेकर मध्यम तो कई क्षेत्रों में भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि कई क्षेत्रों में वज्रपात की घटना से कई लोग की जान भी गई है। इसी बीच मौसम विभाग ने 29 जून को राज्य के कई हिस्सों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रांची के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि इसके अलावा अन्य दिनों में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ येलो अलर्ट जारी किया गया है। 29 जून को रांची, रामगढ़, लातेहार, हजारीबाग व चतरा में कुछ जगह भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, जबकि बोकारो, पलामू जिलों समेत कोल्हान प्रमंडल के सभी जिलों समेत सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आज 27 जून को कोल्हान समेत रांची, सिमडेगा और खुंटी में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अन्य क्षेत्रों में भी हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश होगी। वहीं 28 को पलामू और संताल प्रमंडल को छोड़कर रांची समेत अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट और 30 को पलामू प्रमंडल समेत चतरा, कोडरमा, हजारीबाग के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। निम्न दबाव के चलते होगी बारिश। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार बंगाल की खाड़ी के उत्तर में ओडिशा और बंगाल के तटीय इलाकों में बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन निम्न दबाव में बदल गया है। इसके चलते यह ओडिशा के उत्तर भाग से होकर झारखंड, बंगाल के गंगा क्षेत्र से छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ेगा। इससे झारखंड में पानी बरसेगा। जगन्नाथपुर रथ यात्रा आज, इसको लेकर रांची डीसी ने की बैठक। अफसरों को सुरक्षा व्यवस्था पर खास फोकस के निर्देश। रांची के जगन्नाथपुर में भव्य रथ यात्रा आज 27 जून को निकाली जाएगी। रथ यात्रा के दौरान जगन्नाथपुर में 10 दिनों तक मेला भी लगेगा। इससे लेकर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रांची मंजूनाथ भजंत्री ने जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ गुरुवार को बैठक की। इस दौरान मेले की तैयारी एवं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिए। रथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए मंजूनाथ भजंत्री ने श्रद्धालुओं के बेहतर आवागमन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि यात्रा मार्ग पर किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो और श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो। साथ ही उन्होंने वीवीआईपी के लिए भी सभी व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। बैठक में उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए की गई बिजली आपूर्ति व्यवस्था, चलंत शौचालय, शुद्ध पेयजल, अग्निशमन वाहन और एम्बुलेंस की व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। संबंधित पदाधिकारी द्वारा बताया गया है कि मेला परिसर की निगरानी के लिए वॉच टावर और सीसीटीवी की भी व्यवस्था की गई है। मंजूनाथ भजंत्री द्वारा यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि दुकानदार केवल निर्धारित स्थानों पर ही दुकान लगाएं, ताकि रथ यात्रा के दौरान मार्ग अवरुद्ध ना हो और भीड़ प्रबंधन में आसानी हो। बकाया मानदेय की मांग को लेकर जल सहियाओं का बेमियादी धरना शुरू। 37 माह का बकाया मानदेय व 9 माह की प्रोत्साहन राशि की मांग को लेकर धनबाद जिले की जल सहियाओं का अनिश्चितकालीन धरना गुरुवार को रणधीर वर्मा चौक पर शुरू हुआ। धरने पर जिले भर से करीब 1450 जल सहियाएं बैठी हैं। उन्होंने हमें काम चाहिए, काम के बदले दाम चाहिए जैसे नारों के साथ अपनी आवाज बुलंद की। धरना स्थल पर मौजूद जल सहिया रीना सिंह ने बताया है कि उन्हें हर माह मात्र 1000 मानदेय मिलता है, जो कि 37 महीनों से लंबित है। इसके अलावा उन्हें मिलने वाली 2000 मासिक प्रोत्साहन राशि भी बीते 9 माह से नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि शौचालय से लेकर पेयजल आपूर्ति तक के कार्यों में उनकी अहम भूमिका रही है, फिर भी अब काम ठेकेदारों को सौंप दिया गया है और उन्हें पूरी तरह से दरकिनार किया जा रहा है। धरना पर बैठी जल सहियाओं ने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी सभी मांगों को पूरा नहीं किया जाता, धरना जारी रहेगा। कोडरमा में मौत बनकर गिरी बिजली का तार, चपेट में आकर चचेरे भाई बहन की गई जान। कोडरमा जिले के डोमचांच थाना क्षेत्र के मधुबन से गुरुवार शाम एक दर्दनाक हादसे की खबर ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। करंट की चपेट में आकर चचेरे भाई बहन की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों की पहचान 3 वर्षीय लड्डू कुमार और 10 वर्षीय सरस्वती कुमारी के रूप में हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक लड्डू कुमार अपने घर के आंगन में खेल रहा था। खेलते खेलते वह घर के मुख्य गेट के पास पहुंच गया, जहां से
एक बिजली का तार ऊपर से गुजर रहा था। बताया जा रहा है कि तार अचानक टूटकर गेट से चिपक गया, जिससे गेट में करंट फैल गया और मासूम लड्डू जैसे ही गेट के संपर्क में आया उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसी दौरान अपने छोटे भाई को गेट से चिपका देख 10 वर्षीय सरस्वती कुमारी उसे बचाने के लिए दौड़ी, लेकिन जैसे ही उसने गेट को छुआ वह भी करंट की चपेट में आ गई और सरस्वती की भी मौके पर ही जान चली गई। जिस वक्त यह घटना हुई उस समय घर में कोई बड़ा मौजूद नहीं था, जिससे समय रहते मदद नहीं मिल सकी। हादसे के बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया। धनबाद में रिश्वत लेते पकड़ा गया कंप्यूटर ऑपरेटर, DCLR कार्यालय में जमीन म्यूटेशन के लिए 15,000 रुपए मांगे, एसीबी ने किया गिरफ्तार। धनबाद में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने गुरुवार को DCLR कार्यालय के कंप्यूटर ऑपरेटर अनीश कुमार को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। अनीश कुमार ने वीर बहादुर सिंह से जमीन म्यूटेशन की फाइल आगे बढ़ाने के लिए 15,000 रुपए की मांग की थी। वीर बहादुर सिंह का जमीन म्यूटेशन का आवेदन अंचल कार्यालय से खारिज कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने DCLR कार्यालय में अपील की। कंप्यूटर ऑपरेटर ने फाइल को आगे बढ़ाने और आदेश पास कराने के लिए रिश्वत मांगी। एसीबी के ASP विनोद कुमार के अनुसार शिकायत मिलने के बाद मामले का सत्यापन किया गया। आरोप सही पाए जाने पर विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप ऑपरेशन चलाया और आरोपी को कार्यालय में ही पकड़ लिया। पेशा कानून लागू करने की मांग को लेकर आदिवासी रूढ़ी सुरक्षा संघ का राजभवन के समक्ष मार्च। झारखंड में पेशा कानून लागू करने की मांग को लेकर गुरुवार को रांची में मार्च किया गया। ये मार्च जिला स्कूल रांची से राजभवन तक किया गया। इसमें आदिवासी रूढ़ी सुरक्षा संघ के लोगों ने हिस्सा लिया और सरकार पर पेशा लागू करने के लिए दबाव बनाया। मार्च में शामिल लोगों ने कहा कि सरना समाज की रूढ़ी प्रथा की रक्षा और इसे मजबूत करना हमारा मकसद है। इसके लिए ग्राम सभा की मजबूती और पूर्ण रूप से पेशा कानून का लागू होना आवश्यक है। इसके बिना सरना समाज के अधिकारों की रक्षा मुश्किल है। मार्च में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल थे। बता दें कि झारखंड में पेशा कानून लागू करने की मांग को लेकर विभिन्न संगठन सड़कों पर आंदोलन करते रहे हैं। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लेकर चिंता जाहिर की है। दास ने हेमंत को पत्र लिखा है कि यह कानून जनजातीय समाज की आत्मा, पहचान और स्वशासन की मूल भावना से जुड़ा हुआ है, जिसे अब तक लागू न करना दुर्भाग्यपूर्ण है। खेत में मवेशी चरा रही 2 महिलाओं की वज्रपात से दर्दनाक मौत, गांव में छाया मातम। रांची जिले के साउडी गांव में वज्रपात की एक दर्दनाक घटना में 2 महिलाओं की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रामानी देवी और द्रौपदी देवी खेत में मवेशी चरा रही थी, तभी अचानक आसमान से बिजली गिरी और दोनों इसकी चपेट में आ गई। इस हादसे में रामानी देवी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि द्रौपदी देवी को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गंगाराम अस्पताल में भर्ती शिबू सोरेन का लिया हालचाल। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन भी रही मौजूद। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य निर्माण आंदोलन के अग्रणी नेता शिबू सोरेन की तबियत को लेकर देश भर में चिंता है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती सोरेन का हालचाल लेने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुरुवार को अस्पताल पहुंची। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन भी मौजूद रही। राष्ट्रपति ने चिकित्सकों से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक झाममो सुप्रीमो शिबू सोरेन की हालत इस समय स्थिर है। डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है। चिकित्सकों का कहना है कि अगले 3 से 4 दिनों तक इंतजार करना होगा। इसके बाद ही उनकी स्थिति को लेकर कोई ठोस जानकारी दी जा सकेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 दिन पहले ही दिल्ली पहुंचे थे। पहले संभावना जताई जा रही थी कि वह गुरुवार शाम रांची लौट सकते हैं ताकि 27 जून की रथ यात्रा में शामिल हो सके, लेकिन गुरुजी की स्थिति को देखते हुए अब उनका रांची लौटना आज शुक्रवार को संभावित है। शिबू सोरेन झारखंड आंदोलन के सबसे प्रमुख नेताओं में गिने जाते हैं। उन्हें पूरे राज्य में गुरुजी के नाम से जाना जाता है। उनके स्वास्थ्य को लेकर झारखंड में चिंतित समर्थक लगातार बेहतर स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं। मुहर्रम को लेकर राज्य के 23 जिलों में अतिरिक्त 5,000 होमगार्ड जवानों की होगी तैनाती। मुहर्रम का त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसको लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय तैयारी में जुट गई है। मुहर्रम के अवसर पर इस बार 23 जिले में 5,000 होमगार्ड के जवानों की अतिरिक्त तैनाती होनी है। पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग से पत्राचार कर मुहर्रम के मौके पर देवघर को छोड़कर शेष 23 जिलों में 5,000 अतिरिक्त गृह रक्षकों की तैनाती का आग्रह किया है। यह तैनाती 5 जुलाई से 7 जुलाई तक यानी कुल
3 दिनों तक करने के लिए आग्रह किया गया है। पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग को लिखा है कि राज्य में मुहर्रम पर्व 6 व 7 जुलाई को मनाए जाने की संभावना है। इस मौके पर ताजिया जुलूस निकाला जाता है। इस स्थिति पर विधि व्यवस्था बनाने में काफी संख्या में बलों की प्रतिनियुक्ति की आवश्यकता पड़ती है। कभी कभी जुलूस के दौरान धार्मिक स्थलों के आसपास प्रदर्शन, विवाद आदि सांप्रदायिक रूप ले लेती है। इससे विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है। उल्लेखनीय है कि झारखंड के 8 जिले सांप्रदायिक दृष्टिकोण से अति संवेदनशील हैं, जिनमें रांची, हजारीबाग, धनबाद, जमशेदपुर, गिरिडीह, बोकारो, कोडरमा और लोहरदगा जिला शामिल है। जूनियर ट्रांसलेटर के पदों पर बम्पर भर्ती 5 जुलाई से 4 अगस्त तक भरे जाएंगे ऑनलाइन फॉर्म। कार्मिक विभाग ने झारखंड राज्य भाषा संवर्ग में कनिष्ठ अनुवादकों के 13 पदों पर नियुक्ति होगी। इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म 5 जुलाई से 4 अगस्त तक भरे जाएंगे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इन पदों पर नियुक्ति को लेकर ऑनलाइन आवेदन के लिए पिछले वर्ष फरवरी माह में ही विज्ञापन प्रकाशित किया था, लेकिन तकनीकी कारणों से लिंक उपलब्ध नहीं कराया जा सका था। अब आयोग ने फिर से आवेदन प्रक्रिया शुरू करते हुए इसकी तिथियां तय कर दी है। इसके तहत झारखंड कनिष्ठ अनुवादक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन आवेदन 5 जुलाई से 4 अगस्त तक भरे जाएंगे। नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों को डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी या हिंदी भाषा के साथ हिंदी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री उत्तीर्ण होना चाहिए। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों को एक जानकारी दे दें कि न्यूज झारखंड का ऐप लॉन्च कर दिया गया है। ऐप प्ले स्टोर में आ चुका है, जहां से अब आप न्यूज झारखंड की हर एक वीडियोस को ऐप से भी देख सकते हैं और वहां से भी खबरों से अपडेट रह सकते हैं, सूचनाओं से अपडेट रह सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां से आप जो है ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत ही जल्द जो है इस ऐप में गिव अवे भी लॉन्च होने वाला है, जहां से अब आप हर मंथ कैश रिवॉर्ड भी वहां जीत सकते हैं और भी बहुत कुछ इस ऐप में आपको आने वाले दिनों में मिलने वाला है। तो उस ऐप को इंस्टॉल करना ना भूलें और वहां पर भी अपना प्यार और सपोर्ट दें। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के अपने खबरों की ओर। 2 युवकों ने विधवा के साथ किया दुष्कर्म, दोनों गिरफ्तार। पलामू जिले के छतरपुर में 30 वर्षीय विधवा के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। 2 युवकों ने घटना को अंजाम दिया है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना बुधवार दोपहर की है। महिला अपनी मौसी के घर से लौट रही थी। इसी दौरान बरडीहा गांव के पवन साव और संजय माली उसे जबरन एक टूटे मकान में ले गए और दुष्कर्म किया। आरोपियों ने पीड़ित महिला को शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी भी दी। महिला के शोर मचाने पर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, तभी दोनों आरोपी दीवार फांदकर भाग निकले। इसके बाद महिला ने अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी। पीड़िता की शिकायत पर गुरुवार को थाने में एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। झारखंड में 64 इंस्पेक्टर बने डीएसपी। झारखंड में पुलिस विभाग के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने 64 पुलिस इंस्पेक्टरों को पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी के पद पर पदोन्नत कर दिया है। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा गुरुवार की शाम अधिसूचना जारी कर दी गई है। गौरतलब है कि पदोन्नति का कारण और रिक्तियों की स्थिति काफी समय से प्रतीक्षित थी, क्योंकि डीएसपी के स्वीकृत पदों में काफी रिक्तियां थी। झारखंड में डीएसपी के कुल 194 पद स्वीकृत हैं। इनमें से वर्तमान में 130 अधिकारी कार्यरत थे, जिसके कारण 64 पद रिक्त पड़े थे। इन्हीं 64 रिक्त पदों पर अब अनुभवी इंस्पेक्टरों को डीएसपी के पद पर पदोन्नत किया गया है। धनबाद के माथन डैम में बिहार के युवक की डूबने से मौत, 3 घंटे की मशक्कत के बाद मिला शव। धनबाद जिले के माथन डैम में गुरुवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें बिहार के औरंगाबाद से आए 27 वर्षीय युवक पिंटू चौधरी की नहाने के दौरान डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची गोताखोरों की टीम ने करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद युवक का शव बरामद कर लिया। मृतक पिंटू अपने रिश्तेदार से मिलने धनबाद आया था और घूमने के उद्देश्य से वह माथन डैम पहुंचा था और इसी दौरान पानी में नहाने के दौरान वह डूब गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के लिए सूचना, सत्यापन के बाद भी नहीं मिले पैसे तो सरकार ने जारी किया व्हाट्सएप नंबर, 24 घंटे में होगा समाधान। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मैया सम्मान योजना के अंतर्गत कई लाभार्थी महिलाएं 10वीं किस्त की प्रतीक्षा कर रही हैं। हालांकि कई महिलाओं ने यह शिकायत की है कि उनका आवेदन सत्यापित हो चुका है, सभी त्रुटियां भी दूर कर दी गई है, फिर भी उनके बैंक खातों में मई और जून महीने की किस्त 2500 रुपये अब तक नहीं पहुंची है। सरकारी सूत्रों के अनुसार मई महीने की राशि 30 जून के बाद ट्रांसफर की जाएगी। इसी बीच
उन महिलाओं के लिए राहत की खबर सामने आई है जो बार बार अंचल कार्यालय का चक्कर काट रही थी। अब महिलाएं अपनी शिकायत सीधे व्हाट्सएप पर दर्ज करा सकती हैं। इसके लिए सरकार ने साथी पोर्टल की ओर से एक आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर 9430328080 जारी किया है। इस नंबर पर शिकायत दर्ज कराने पर 24 घंटे के भीतर समाधान का दावा किया गया है। महिलाओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका राशन कार्ड KYC से अपडेट हो, आधार कार्ड बैंक खाता से लिंक हो और DBT खाता सक्रिय हो। जिन महिलाओं के 2 बैंक खाते हैं उन्हें सलाह दी गई है कि एक खाता बंद कर केवल एक ही सक्रिय खाता रखें ताकि किस्त का भुगतान आसानी से हो सके। वर्तमान में योजना की वेबसाइट और पोर्टल में भी तकनीकी समस्या सामने आई है जिससे ऑनलाइन स्थिति जांचने में कठिनाई हो रही है। ऐसे में व्हाट्सएप विकल्प उन महिलाओं के लिए फायदेमंद हो सकता है जिन्हें सत्यापन के बाद भी भुगतान नहीं मिल पा रहा है। श्रावणी मेला में श्रद्धालुओं की सुविधा पर जोर। बैद्यनाथ धाम में पेयजल, शौचालय और भीड़ नियंत्रण की विशेष व्यवस्था, अनावश्यक काउंटर हटेंगे। देवघर के विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम में श्रावणी मेले की तैयारियां शुरू हो गई है। मंदिर प्रशासनिक भवन में SDO रवि कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें मंदिर कर्मी, होमगार्ड और भीड़ नियंत्रण से जुड़े अधिकारी मौजूद रहे। SDO रवि कुमार ने कहा कि श्रावणी मेला में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं। व्यवस्था में किसी तरह की लापरवाही नहीं चलेगी। मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। स्वच्छ शौचालय और जलार्पण की सुविधा भी रहेगी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर परिसर में अनावश्यक काउंटर हटाए जाएंगे। प्रवेश और निकास मार्ग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इससे यातायात सुगम रहेगा और भगदड़ जैसी स्थिति नहीं बनेगी। पलामू में दूसरे दिन भी जारी रहा बर्खास्त अनुसेवकों का धरना। रांची में आंदोलन की तैयारी। पलामू जिले में बर्खास्त 251 अनुसेवक आंदोलन पर उतर गए हैं। बर्खास्त अनुसेवकों के चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत बुधवार से हुई थी। बुधवार को अनुसेवकों ने धरना दिया। गुरुवार को अनुसेवकों ने लगातार दूसरे दिन भी धरना दिया। इसके बाद अनुसेवक रांची में अपने आंदोलन की शुरुआत करेंगे। भिक्षाटन के बाद रांची के इलाके में कर्मी धरना देंगे। दरअसल पलामू में 585 अनुसेवक के पद पर बहाली के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिस पर बहाली की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पलामू में अनुसेवकों को बर्खास्त कर दिया गया था और 6 महीने में बहाली की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया था। बर्खास्त अनुसेवक अपनी सेवा का समायोजन करने की मांग कर रहे हैं। अनुसेवकों का कहना है कि उन्होंने नौकरी की है। बहाली के विज्ञापन में अगर गड़बड़ी थी तो उनकी क्या गलती है। पूरे मामले में सरकार एवं जिला प्रशासन को कोर्ट में याचिका दाखिल करनी चाहिए थी। अनुसेवकों ने गुरुवार को पूरे पलामू समाहरणालय परिसर में जुलूस निकाला और धरना दिया। लोहरदगा में 5,000 रुपए घूस लेते क्लर्क वरुण कुमार रंगी हाथ गिरफ्तार। लोहरदगा में भ्रष्टाचार के एक मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB रांची की टीम ने ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल लोहरदगा में पदस्थापित लेखा लिपिक वरुण कुमार को 5,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगी हाथ गिरफ्तार किया है। दरअसल सफेजुल अंसारी, जो कि जुरिया लोहरदगा के निवासी हैं, उन्होंने ACB रांची को एक लिखित शिकायत दी थी। उन्होंने बताया था कि उन्होंने लोहरदगा प्रखंड के अरकोसा नावाटोली में एक आंगनबाड़ी केंद्र के भवन की मरम्मत और वॉल पेंटिंग का काम किया था। सफेजुल इस कार्य के ठेकेदार है। काम पूरा करने के बाद उन्हें पहले 58,721 रुपए का भुगतान किया गया, लेकिन काम की कुल राशि 3,62,321 रुपए है, जिसमें से बाकी बकाया राशि के भुगतान के लिए उन्होंने जब कहा तो लेखा लिपिक वरुण कुमार ने 5,000 रुपए की रिश्वत की मांग की। सफेजुल अंसारी रिश्वत नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ACB से शिकायत की। जांच में आरोप सही पाए गए। शिकायत के सत्यापन के बाद ACB ने गुरुवार को वरुण कुमार को 5,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। हाईकोर्ट ने JSSC पर लगाया 2 लाख जुर्माना। झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को CGL परीक्षा 2020-21 के पेपर लीक मामले में विसेंट टेक्नोलॉजी को ब्लैकलिस्ट करने के JSSC के आदेश को गलत करार देते हुए रद्द कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने JSSC पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस MS रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि JSSC कंपनी की 61 लाख की बैंक गारंटी और 2 करोड़ 90 लाख के बकाया बिल को 7% ब्याज के साथ 4 सप्ताह में भुगतान करे। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा है कि सिर्फ पुलिस रिपोर्ट के आधार पर किसी कंपनी को आजीवन ब्लैकलिस्ट नहीं किया जा सकता। विसेंट टेक्नोलॉजी ने CGL परीक्षा 2020-21 के आयोजन की जिम्मेदारी निभाई थी। 3 जुलाई 2022 को हुई इस परीक्षा का पेपर लीक हो गया था, जिसके बाद JSSC ने परीक्षा रद्द कर दी और कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया।
रांची में उत्पाद विभाग ने मिनी शराब फैक्ट्री का किया उद्भेदन। 600 पेटी और 500 लीटर कच्चा शराब बरामद। उत्पाद विभाग की टीम ने रांची में भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद किया है। उत्पाद विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए सिकिदरी में मिनी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। यहां बड़े पैमाने पर नकली शराब का निर्माण किया जा रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग ने छापेमारी की। छापेमारी में 600 पेटी शराब के साथ साथ 500 लीटर कच्चा शराब भी बरामद किया गया। इसके साथ ही मौके से 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बाजार में बिकने वाले कई ब्रांड के नकली शराब इस अवैध शराब फैक्ट्री से बरामद किए गए हैं। जांच में पता चला है कि महंगे ब्रांड के शराब की बोतलों में उनके रैपर लगाकर उसमें नकली शराब भरा जाता था और फिर उसे बिहार में खपाया जाता था। झारखंड में 2 साल बाद मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना शुरू। मंत्री शिल्पी ने किसानों को दिया 4 करोड़ रुपए का लाभ। झारखंड में 2 साल के अंतराल के बाद एक बार फिर से मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना की शुरुआत हो गई है। रांची के खेलगांव स्थित हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में इस योजना के तहत 4 करोड़ रुपए का कृषि यंत्र वितरित किया गया, जिसमें बड़ा ट्रैक्टर, मिनी ट्रैक्टर, सोलर पंप सेट, नॉर्मल पंप सेट सहित कृषि यंत्र का वितरण शामिल है। योजना का लाभ पाने वालों में महिला समूह की भागीदारी ने सबको चौंकाया। विभाग के द्वारा महिलाओं को ट्रैक्टर का प्रशिक्षण दिया गया है। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के भूमि संरक्षण निदेशालय के द्वारा आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन विभागीय मंत्री शिल्पी नेहात्रिकी ने किया। इस मौके पर मंत्री शिल्पी नेहात्रिकी ने कहा, मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना राज्य के किसानों को सबल बनाने और मजदूर के बजाय व्यापारी बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। जब से उन्होंने मंत्री पद का कार्यभार संभाला है, गांव के किसान इसी योजना को शुरू करने की मांग कर रहे थे। आज इसकी शुरुआत कर दी गई है। मंत्री शिल्पी नेहात्रिकी ने किसानों को विभाग की योजना का लाभ लेने के लिए सजग और जागरूक बनने की नसीहत दी। इस योजना के तहत बड़ा ट्रैक्टर के लिए सरकार की तरफ से 50% की सब्सिडी तय की गई है, जबकि मिनी ट्रैक्टर के लिए विभाग ने 80% सब्सिडी का प्रावधान किया है। 2 पहिया वाहन को नहीं देना होगा टोल टैक्स। नितिन गडकरी ने खबरों को बताया भ्रामक। गुरुवार सुबह से मीडिया में यह खबर चल रही थी कि अब 2 पहिया वाहनों से भी राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स वसूला जाएगा, लेकिन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस खबर का खंडन किया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि केंद्र सरकार ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है और न ही फिलहाल इस तरह का कोई निर्णय प्रस्तावित है। उन्होंने कह दिया है कि 2 पहिया वाहन के टोल पर पूरी तरह से छूट जारी रहेगी। दरअसल जो खबर चल रही थी उसमें कहा जा रहा था कि 15 जुलाई 2025 से राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर करने वाले 2 पहिया वाहन चालकों को भी अब टोल टैक्स चुकाना होगा। इतना ही नहीं, नए नियमों के मुताबिक अब 2 पहिया वाहनों को टोल टैक्स भुगतान के लिए फास्टैग का प्रयोग करना होगा। वही किसी वाहन चालक के द्वारा इस नियम का उल्लंघन किया जाता है तो उसे 2000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। लेकिन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर यह जानकारी दी है कि 2 पहिया वाहन पर किसी तरह का कोई टोल टैक्स नहीं लगेगा। बोकारो में हाथी ने मजदूर को कुचला, हुई मौत। 4 लोगों ने भागकर बचाई जान। 15 दिन से क्षेत्र में हाथियों का उत्पात। बोकारो के गोमिया प्रखंड स्थित धर्मपुर गांव में जंगली हाथी ने एक मजदूर की जान ले ली। मृतक की पहचान पश्चिम बंगाल के कुल्टी निवासी कलाम अंसारी के रूप में हुई है। वह स्थानीय एक निर्माणाधीन क्रशर में काम करता था। घटना रात करीब 11 बजे की है। क्रशर साइट पर 5 मजदूर सो रहे थे। इसी दौरान एक जंगली हाथी ने परिसर में प्रवेश किया। नाइट वॉचमैन समेत 4 मजदूर भाग कर बच गए, पर कलाम अंसारी हाथी की चपेट में आ गया और मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 15 दिनों से हाथियों का झुंड इलाके में उत्पात मचा रहा है। वन विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इधर ग्रामीणों ने वन विभाग से उचित मुआवजा और सुरक्षा की मांग की है। पलामू सेंट्रल जेल के कैदियों को मिलने वाले पैसों में 10% कमीशन लेने का आरोप। 4 सुरक्षा कर्मियों से मांगा जवाब। सेंट्रल जेल के कैदियों को परिजनों से मिलने वाले पैसों में 10% कमीशन वसूलने की बात सामने आई है। मामला सामने आने के बाद सेंट्रल जेल प्रबंधन ने पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। सेंट्रल जेल में तैनात सुरक्षा कर्मियों को सौकोच किया गया है और उनसे जवाब मांगा गया है। जांच रिपोर्ट के बाद सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। दरअसल पैसों की वसूली को लेकर जानकारी सामने आई थी, जिसमें सुरक्षा कर्मी द्वारा कहा जा रहा था कि जेल के अंदर कैदी को अगर 500 रुपए जाते हैं तो 50 रुपए और 100 रुपए जाते हैं तो 10 रुपए बतौर कमीशन के रूप में काट लिए जाते हैं। जेल में तैनात एक सीनियर सुरक्षा कर्मी के निर्देश पर वसूली की बात सामने आई थी। पूरे मामले की जांच बिठाई गई है। आरोपों को लेकर जवाब मांगा गया है। 4 कर्मियों से जवाब मांगा गया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे कदम उठाया जाएगा।
धनबाद में सिटी हॉक्स बाइक दस्ते की गश्त तेज, अपराध नियंत्रण में बनेगा हथियार। अपराध पर अंकुश लगाने और स्मार्ट पुलिसिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गठित धनबाद पुलिस का विशेष बाइक दस्ता सिटी हॉक्स सड़कों पर सक्रिय हो गया है। इस दस्ते ने गुरुवार को शहर के विभिन्न इलाकों में पेट्रोलिंग की। सिटी हॉक्स आधुनिक संसाधनों से लैस होकर अपराध नियंत्रण में अहम भूमिका निभाएगा। CCR DSP सुमित कुमार ने बताया कि सिटी हॉक्स टीम में कुल 50 पेट्रोलिंग बाइक शामिल हैं। प्रत्येक बाइक पर एक ASI व एक कांस्टेबल तैनात है। ये सभी बाइक GPS, ब्लिंकर, सायरन और वायरलेस सेट जैसी तकनीकी सुविधाओं से लैस है। उन्होंने कहा कि वायरलेस सिस्टम की मदद से कंट्रोल रूम से सीधे निर्देश मिलने पर टीम तुरंत मौके पर पहुंचकर त्वरित कार्रवाई कर सकेगी। इस पहल से जहां एक और अपराधियों में डर का माहौल बनेगा, वहीं आम नागरिकों में सुरक्षा का भरोसा भी मजबूत होगा। सिटी हॉक्स टीम नियमित रूप से विभिन्न क्षेत्रों में गश्त करेगी। धनबाद के जोरिया में नहाने गए किशोर की डूबने से मौत। बलियापुर थाना क्षेत्र के बागमारा आमटाण में गुरुवार को जोरिया में नहाने के दौरान 14 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। मृतक की पहचान आमटाण निवासी देवीलाल गौराई के पुत्र आशीष गौराई के रूप में हुई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरे गांव में मातम छाया है। मिली जानकारी के अनुसार आशीष गौराई अपने पिता के साथ घर के समीप स्थित जोरिया में नहाने गया था। नहाने के दौरान वह गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे किसी तरह बाहर निकाला। पिता स्थानीय ग्रामीणों की मदद से आशीष को बलियापुर CHC ले गए, जहां उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने SNMCH धनबाद रेफर कर दिया। SNMCH पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रांची में घर में घुसकर विधवा चाची के साथ भतीजे ने किया दुष्कर्म। रांची के ओरमांझी थाना क्षेत्र से रिश्ते को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है, जहां एक भतीजे पर चाची के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा है। पीड़िता महिला विधवा है और वह अपने घर में अकेली रहती थी। आरोपी दिलीप महतो मौका देकर देर रात महिला के घर में घुस आया और लाइट बंद कर दी। इसके बाद घिनौनी घटना को अंजाम दिया। जब महिला ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। यह घटना 13 जून की है, लेकिन पीड़िता को दिलीप ने जान से मारने की धमकी दी, इसलिए उसने केस देर से दर्ज कराया। केस दर्ज करने से पहले आरोपी के परिवार के सदस्यों ने विनती करके गांव में इस मामले को लेकर बैठक करवाई, लेकिन आरोपी वहां भी नहीं आया। पीड़िता महिला कुछ ग्रामीणों के साथ थाना पहुंची और केस दर्ज कराया। इधर पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी है। JSSC सीजल पेपर लीक मामले में CBI जांच की मांग पर हाईकोर्ट में सुनवाई। अगली तारीख 16 जुलाई तय। झारखंड हाईकोर्ट में JSSC सीजल पेपर लीक मामले की CBI जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को अवगत कराया गया है कि इस पूरे मामले की जांच वर्तमान में CID द्वारा की जा रही है और जांच की प्रक्रिया अभी जारी है। इसके पश्चात अदालत ने इस याचिका पर अगली सुनवाई की तिथि 16 जुलाई निर्धारित की है। साथ ही अदालत ने पूर्व में दिए गए उस आदेश को भी यथावत रखने का निर्देश दिया है, जिसके तहत JSSC सीजल परीक्षा का परिणाम प्रकाशित करने पर रोक लगाई गई थी। यह रोक अब अगली सुनवाई तक जारी रहेगी। CBSE बोर्ड का फैसला 2026 से 10वीं की परीक्षा साल में 2 बार। झारखंड के शिक्षकों और छात्रों ने सराहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा को लेकर एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब वर्ष 2026 से छात्रों को बोर्ड परीक्षा साल में 2 बार देने का अवसर मिलेगा। इस नए परीक्षा पैटर्न के तहत पहली परीक्षा सभी छात्रों के लिए अनिवार्य होगी, जबकि दूसरी परीक्षा वैकल्पिक रहेगी। इस फैसले को झारखंड के CBSE बोर्ड वाले स्कूलों ने स्वागत किया है। वहीं विद्यार्थियों ने भी इस निर्णय को सही ठहराया है। CBSE के परीक्षा नियंत्रक की ओर से झारखंड के विभिन्न CBSE स्कूलों को इसकी जानकारी दे दी गई है। साथ ही केंद्रीय स्तर से निर्देश जारी हुआ है कि स्कूलों के शिक्षक और स्कूल प्रबंधक विद्यार्थियों के बीच इस निर्णय को लेकर जागरूकता बढ़ाएं। यह व्यवस्था 2025-26 शैक्षणिक सत्र से लागू होगी। पहली परीक्षा फरवरी में और दूसरी मई में आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य यह है कि छात्रों को एक अतिरिक्त मौका मिल सके ताकि वे किसी विषय में अपनी परफॉर्मेंस सुधार सके। राइट टू सर्विस को लेकर सरकार गंभीर। मुख्य सचिव के निर्देश पर मिशन मोड में जिला प्रशासन। राज्य में राइट टू सर्विस यानी सेवा का अधिकार कानून के प्रति हेमंत सरकार गंभीर है। हाल के दिनों में इस नियम के जरिए लोगों को निर्धारित समय के अंदर छोटे मोटे सरकारी कार्य को पूरा करने के कड़े निर्देश का लाभ लोगों को मिलना शुरू हो गया है। राज्य में राइट सर्विस अधिनियम 2011 में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य 54 सरकारी सेवाओं को एक निश्चित समय सीमा के भीतर नागरिकों को प्रदान करना है, ताकि उन्हें सरकारी
सरकारी कार्यालयों के चक्कर ना लगाना पड़े। इन सेवाओं में जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बिजली कनेक्शन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और भूमि दाखिल खारिज जैसी सेवाएं शामिल हैं। इसको लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। मुख्य सचिव के कड़े निर्देश के बाद जिला और प्रखंड स्तर पर लोगों को जो है ससमय सरकारी सेवा उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। रांची जिला प्रशासन ने प्रत्येक मंगलवार को प्रखंड कार्यालय और प्रत्येक सोमवार को उपायुक्त कार्यालय में जनता दरबार आयोजित कर लोगों की शिकायतें सुनी जा रही है। इसके अलावा जिला प्रशासन ने राइट टू सर्विस के तहत अबुआ साथी जन शिकायत व्हाट्सएप नंबर भी जारी कर रखा है, जिसके तहत लगातार शिकायतें आ रही है, जिसका निराकरण संबंधित विभागों के द्वारा प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। राज्य के नवनिर्माण के लिए संघर्ष करे युवा सुदेश। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने छात्र और युवा से राज्य के नवनिर्माण के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया है। उन्होंने पार्टी के छात्र इकाइयों के प्रदेश पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक में गुरुवार को संगठन को मजबूत करने पर बल दिया। सुदेश ने कहा कि आजसू का इतिहास झारखंड आंदोलन से जुड़ा है। आजसू ने राज्य निर्माण में अहम भूमिका निभाई। अब झारखंड के नवनिर्माण के लिए छात्र युवा शक्ति को संगठित होकर संघर्ष करना होगा। इंस्टा गैंग का पर्दाफाश, रफ ड्राइविंग की आड़ में करते थे छिनतई और वसूली, 10 गिरफ्तार। जमशेदपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने शहर की सड़कों पर रफ ड्राइविंग के जरिए उत्पात मचाने वाले इंस्टाग्राम अकाउंट XNR ग्रुप के बाइकर्स गैंग के 10 युवकों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक देशी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, एक मोबाइल फोन, एक मारुति कार और एक बाइक बरामद किया गया है। इन युवकों के पास से बरामद हुई कार और बाइक भी चोरी की है। इसके बाद सभी 10 युवकों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। रंगदारी के लिए गोली चलाने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार। रामगढ़ में रेलवे साइडिंग पर की थी फायरिंग, 2 पिस्टल और कारतूस बरामद। रामगढ़ के भदानी नगर रेलवे साइडिंग में हुई गोलीबारी के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 2 पिस्टल, 6 जिंदा कारतूस, मोबाइल और बाइक बरामद की गई है। घटना 13 जून की सुबह 8 बजे की है। 2 बाइक सवार नकाबपोश अपराधियों ने भुरकुंडा रेलवे साइडिंग में रंगदारी और दहशत फैलाने के लिए गोलियां चलाई थी। मामले की जांच के लिए SP अजय कुमार ने पतरातू SDPO गौरव गोस्वामी के नेतृत्व में SIT का गठन किया। टीम ने सबसे पहले शूटर सुजीत डोम को उसके घर रिवर साइड बूथ बाजार भुरकुंडा से गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने अन्य आरोपियों के नाम बताए। इसके बाद पुलिस ने सुजीत राम, इनामुल अंसारी, मजहर अंसारी, आजाद अंसारी, कुणाल कुमार उर्फ बादल सिंह और बसंत मुंडा को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला है कि सभी आरोपी संगठित अपराध से जुड़े थे। यह दहशत फैलाकर रंगदारी वसूलते हैं। घटना के दिन इनामुल अंसारी बाइक चला रहा था, उसके पीछे सुजीत डोम बैठा था। रेलवे साइडिंग पहुंचकर सुजीत ने फायरिंग की थी। सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए प्लीज न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।